हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम एक नई कंपनी को एनालाइज करेंगे। बहुत वक्त हो गया हमने कोई नई कंपनी एनालाइज नहीं करी है। थोड़ा सा फार्मा में बिजी थी मैं एंड कुछ नए अर्निंग्स भी आ रहे थे। अर्निंग सीजन के चलते थोड़ा सा बिजी हो गए एंड आज एक नई कंपनी हम एनालाइज करने वाले हैं जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड एक एक बहुत ही बेस बिजनेस मॉडल है। मतलब कि वेरी इजी एंड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसका जो विजिबिलिटी लॉन्जिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ऐसा बिजनेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस टाइप के बिजनेसेस में ये आता है क्योंकि इट्स समथिंग रिलेटेड टू फूड एंड फूड कभी भी जब तक इंसान है, जब तक जानवर है, तब तक रहेगा ही रहेगा। ये उस टाइप की थोड़ी सी इंडस्ट्री है एंड उस टाइप की थोड़ी सी कंपनी है। उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेजरली एनिमल फीडिंग में ये इनका बिजनेस है। जो गाय के लिए आहार वगैरह होते हैं उनके लिए जो लाइक छोटे छोटे चारे से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो फीड होता है वो ये कंपनी बनाती है। एंड क्योंकि जो भी गाय वगैरह हो गए उनका जो भी फीड होता है उसके थ्रू हमको मिल्क मिलता है एंड वही है कि दूध का कंजम्पशन दिन दिन बढ़ते जा रहा है ना। मैंने तो कभी सुना नहीं कि दूध का कंजम्पशन कम हो गया या फिर लोग दूध पीना बंद कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा वीगनिज्म आ गया है, उस पर भी हम स्टडी कर लेंगे थोड़ा सा एंड थोड़ा समझेंगे कि हाँ, हाउ दिस इंडस्ट्री कैन बी इन अ रिस्क। बट जहाँ तक मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस है, रिस्क कम है, राइट। एंड क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डायबिटिक कंट्री है एंड लैक्टोज से तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। हम लोग का जो दूध का कंजम्पशन है वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है एंड ड्यू टू दैट यहाँ पर इस इंडस्ट्री इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये प्ले करता है। कंपनी का नाम है नर्मदा एग्रोबेस एंड ये फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं गाय वगैरह के लिए एंड जो भी आपके मिल्क देने वाले जो भी एनिमल्स है, गाय भैंस बकरियां, जो भी जहाँ से भी आपको दूध आ रहा है, उनके लिए बनाते हैं मेजरली आपका फीड। वही आज हम स्टडी करेंगे। ये कंपनी वैसे काफ़ी पुरानी है एंड ये एक होम बिजनेस था इनका हमेशा से। मतलब इन्होंने घर से अपना जो भी है बनाते थे ये लोग प्रोडक्ट्स एंड मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बता देती हूँ। या वैसे तो काफ़ी पुरानी है ये कंपनी, बट इसका जो कॉर्पोरेट एकदम जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई है, पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हुई, वो 2013 में था। उसके बाद में 17-18 पे ये NSE पे लिस्ट हुए, SME प्लेटफॉर्म पे एंड फिर ये माइग्रेट कर गए मेन बोर्ड पे एंड नाउ द कंपनी इज ऑलमोस्ट 100 करोड़, 108 एंड 9 करोड़ के आसपास ये कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी कंपनी है, सिर्फ एक 100 करोड़ की छोटी सी कंपनी है एंड इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। एंड इसका जो मेन जहाँ से ओरिजिनेटेड है, इनकी जो हेडक्वार्टर्स है वह गुजरात में, गुजरात मेहसाना इंडिया में है। इट इज़ लाइक थोड़ा सा जो आपका ऑलवेज लाइक वैसे तो ये जो है एनिमल फीडिंग हो गया एंड जो लोग भी अपने गाय घर में गाय वगैरह रखते हैं, ये कल्चर वैसे तो पूरे इंडिया में ही है, मेजरली थोड़ा गांव के सेक्शन में। बट कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सा दूध का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है कि वो लोग देसी खाना एकदम वहाँ पे प्रेफर किया जाता है, राइट। एकदम देसी खाने के चलते उसमें जो एकदम प्योर चीज़ें डाली जाती है, मेजरली वहाँ पे दूध एकदम प्योर आपको मिलेगा एंड उसी से बना घी प्योर मिलेगा। दे प्रेफर कि यार हमारे घर का हो एंड थोड़ा दूध कंजम्पशन ज़्यादा है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ये दोनों ही वहाँ पर ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई एकदम जो पोजिशनिंग है ना, गुजरात में एकदम कंपनी सिचुएटेड है एंड हमेशा से इन्होंने जो गाँव वाला एरिया है उसी को कवर किया एंड या नाउ दे आर पैन इंडिया। वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ मेजरली कंपनी दो चीज़ में डील करती है। एक तो कॉटन सीड्स। कॉटन सीड्स आप ये मत सोचना कि कॉटन की सीड्स ये लोग बेचते हैं, कॉटन सीड्स से क्या कॉटन निकाल के बेचते हैं, वो नहीं है। मैं आपको समझाऊंगी ये बाद में जब प्रोडक्ट की हम डिस्कस करेंगे। बट मेजरली कैटल फीड हो गया आपका, एक हो गया आपका कॉटन सीड। तो ये दो चीज़ में कंपनी डील करती है, एक एग्रो बेस्ड कंपनी है एंड या मेजरली इनका एग्रीकल्चर एंड डेयरी वाला सेक्टर आप मान के ले लो, इनका उसमें थोड़ा सा ताल्लुक है कंपनी का। इनका बिजनेस मॉडल कैसा है वो देखते हैं। बिजनेस मॉडल इनका कंप्लीटली B2B है। येस, इट इज समवट B2C, मतलब ये डायरेक्टली भी रिटेलर्स को बेचते हैं, बट इनका बिजनेस मॉडल जो मेन है वो B2B है। मतलब कि रिटेलर्स तक पहुंचने से पहले
प्रोडक्ट जाएगा आपके होलसेलर्स तक या डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, तो उनसे फिर रिटेलर्स के पास में जाएगा। एंड सो व्हाट अ कंपनी इज़ अ B2B, एंड ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो एक सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। एंड इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके पास में कौन कौन चाहिए इनको, मतलब इनके कस्टमर्स कौन कौन होंगे। एक तो आम जो फार्मर है जो कि एनिमल जो भी आप करते हो, वर्ड आई थिंक एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, या फिर आपको कैटल फार्मिंग कह लो, कैटल फीडिंग, जो भी कहना कह लो। सो जिन लोग के पास में कैटल्स है वो लोग भी वही है इनके मेन कस्टमर्स। इनका मेन कस्टमर तो गाय है देखा जाए तो। सो क्योंकि कंज्यूमर, एक्चुअली नॉट कस्टमर, कंज्यूमर तो गाय वगैरह है, बट इनके जो खरीदार है वो क्लाइंट्स है, वो इनकी जो उन गायों को पाल रहे हैं वो है। एंड उससे पहले जो इनसे खरीद के लेके जा रहे हैं होलसेल के भाव पर, सो वो इनके मेन क्लाइंट्स है। कौन कौन? एक तो फीड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स, एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स जिनके पास में बड़े बड़े डेयरी फार्म्स है जो दूध निकालते हैं, रोज के हिसाब से निकालते हैं, रोज निकाल रहे हैं उसको रोज सेल करते हैं, सो वो हो गए। कमर्शियल डेयरी फार्म्स हो गए, छोटे छोटे डेयरी फार्म्स हो गए कमर्शियल, जो एकदम बड़े लेवल पे, लाइक अमूल का तो खैर सिस्टम अलग है, वो तो गांव गांव जाके इकट्ठा करता है दूध को, एंड वो सारा सिस्टम है उनका। बट फिर भी वैसे कंपनीज इनके मेजर इनके कस्टमर हो गए। एंड एक्सपोर्ट ट्रेडर्स जो एक्सपोर्ट मार्केट में डील करते हैं वो ट्रेडर्स हो गए। एंड इंडस्ट्रियल बायर्स, जैसे कि इसमें आपका टेक्सटाइल एंड फार्मा भी आता है। एंड ये आपके कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। सो यहाँ पे इनके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी ये लोग सेल करते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी इनका प्रोडक्ट आगे जाता है। सो उस पर्सपेक्टिव में वो भी इनके बायर्स एक तरह से देखा जाए तो। सो या एंड रेवेन्यू मॉडल कैसा है? देखो, रेवेन्यू मॉडल में ज़्यादा तो वैल्यू ग्रोथ नहीं है, ये मुझे कहना पड़ेगा, बट ये मतलब मेजर जो बिजनेस मॉडल है वो वॉल्यूम से चलता है। वॉल्यूम है, मार्जिन थोड़े से कम है, थोड़ा सा लो मार्जिन मॉडल है, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे चारा है, मतलब जिसको आप एकदम बेसिक जो कचरा है देखा जाए तो, अगर उसको गाय ना खाए तो कचरा है इस नेचर के लिए, इस सोसाइटी के लिए, राइट। अब इसमें ना क्या है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो कि मोर देन अ चारा वो जो है सेल करते हैं, मतलब कि उससे कई ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड जो है ये गाय के लिए बनाते हैं। तो वो इनके वैल्यू एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, जिनको मैं आपको बताऊंगी इन द प्रोडक्ट सेक्शन एज वेल। बट इनका अभी इन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है, एंड ये सिर्फ बेसिक चारा नहीं सेल करते, वो भी करते हैं, बट उसके अलावा कुछ हाई न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। इट्स लाइक एक नॉर्मल डेली बेसिस पे आप दाल खा रहे हो एंड कुछ रोटी खा रहे हो, अपने नॉर्मल सब्जी रोटी खा रहे हो एक डेली बेसिस पे, एंड एक एक आप कुछ लाइक टोफू हो गया, पनीर हो गया, या कुछ भी हाई प्रोटीन या एकदम लाइक विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। सो वैसे कुछ प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो, सो दोनों ही आपके आएंगे कमोडिटी में, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है बट उसका प्राइस आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, वो वैल्यू ग्रोथ में आ जाएगा एंड ये वॉल्यूम ग्रोथ में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर बिजनेस मॉडल। सो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कहाँ से आएगी? वॉल्यूम से आएगी। एंड रॉ मटेरियल कितने पे आपने प्रोक्यूर किया है, कैसे किस भाव पे आपने रॉ मटेरियल को खरीदा है, उससे आएगा, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा डिपेंड करेगी। और आपने कितने अच्छे से अपने वर्किंग कैपिटल को लगाया है, कितने अच्छे से अपने वर्किंग कैपिटल को चलाया है, क्योंकि आपका मेजर पैसा जो है उधारी में फंस सकता है या फिर आपके इन्वेंट्री में स्टक हो सकता है। सो पैसा स्टक होने की बजाय आपने उस पैसे से और पैसा कैसे बनाया, वो आपका मेजर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी प्ले करता है इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ग्राउंड, राइट। एंड डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट देखते हैं इनका। सो डोमेस्टिक मार्केट अगर आप इनका देखोगे, सो दैट इज अप्रॉक्स 20%, सॉरी 80%। 80% इनका डोमेस्टिक मार्केट है एंड 20% है इनका एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट छोटा है अभी, मेजरली कुछ ही कंट्रीज में लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। इफ अगर आपने अभी तक नोटिस किया होगा ना, सो मेजर आपको मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में सारी कंपनीज के लगभग एक्सपोर्ट इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। सो ये रीजन अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पर है। एंड अफ्रीका, थोड़ा सा अगर आप अफ्रीका का इकोनॉमीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो इंडिया से भी थोड़ा सा पीछे है। सो इंडिया उनको फंड करता है बेसिकली, ऑफ कोर्स उसका पैसा लेता है, बट इंडिया इज हेल्पिंग इन लाइक जो भी है डील है, जो भी बिजनेस है, वो तो अलग बात है। अभी अफ्रीका इज वेरी डेवलपिंग मार्केट, राइट। अब इनका हम देखते हैं
ओके, सो एक्सपोर्ट में ये लोग बेसिक आपका जो केटल फीड है वो नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कॉटन सीड्स का जो इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एनीवेज, अभी हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट को समझते हैं, फिर इस बात पे मैं दोबारा आऊंगी। सो प्रोडक्ट इनका दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो प्रोडक्ट इनके मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका केटल फीड एंड एक है आपका कॉटन कॉटन सीड वाला जो प्रोडक्ट है। सो उसको थोड़ा सा देखते हैं। या सो केटल फीड वाले में आपका केटल फीड यानी कि जो भी आप गाय जो है बछड़ा जो है उसको खिला रहे हो। सो वहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट्स आते हैं मेजरली, दो नहीं तीन आएंगे। एक है आपका कंपाउंड केटल फीड जो आपका नॉर्मल सॉरी केटल फीड, पहले आप लोग केटल फीड देखेंगे, फिर हम कंपाउंड केटल फीड देखेंगे, फिर हम मोलासेस को देखेंगे। सो केटल फीड आपका नॉर्मल जो पशु आहार है जिसमें आप कई सारी क्रॉप्स का, जैसे मान लो कि बाजरे का फसल हो गया, एंड बाजरा उसमें से निकालने के बाद में जो पीछे बचता है ना वो जो भी घास फूस है उसका, वो सारा हो गया। एंड मान लो कि कॉर्न हो गया, मकई का फसल जो हो गया वो, आप ऐसे करके कई सारे तीन चार फसल का जो भी इकट्ठा होता है ना उसको क्रश करके एंड उसका जो भी वो बनाया जाता है एकदम चारा टाइप, एंड वो होता है आपका मेजर पशु आहार जिसको हम बोलते हैं। सो वो ये कंपनी इनका बेसिक प्रोडक्ट है। ओके, मतलब इट्स लाइक सब्जी रोटी इन आवर डेली लाइफ। सो वैसे उनके लिए वो बेसिक सब्जी रोटी वाली चीज़ है। सो ये इनका एक बेसिक प्रोडक्ट हो गया जिसमें मेजरली आपका वॉल्यूम का खेल है। यहाँ पर मार्जिन आपके थोड़े कम हैं, थोड़े नहीं मतलब काफ़ी डिसेंट नंबर से कम ही है, क्योंकि वो बेसिक है ना, आपका कुछ उसमें कुछ खास नहीं है। सो ये इनका एक प्रोडक्ट हो गया कैटल फीड। अब दूसरा आता है कंपाउंड कैटल फीड। कंपाउंड कैटल फीड में क्या होता है, इट्स लाइक कि हम जो है पनीर खा रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में जैसे पनीर है वैसे इनके लिए हो गया कैटल फीड, आप मान के चलो। या फिर कुछ अच्छा कुछ मान लो जो भी आप लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते होगे अपनी बेटर हेल्थ के लिए। सो कैटल फीड में क्या होता है ना, कंपाउंड कैटल फीड में क्या होता है ना कि एक बेसिक चारा हो गया, उसके बाद में कई सारी ऐसी क्रॉप्स डाली, जैसे सोयाबीन हो गया, एंड ऐसी कई सारी क्रॉप्स डाली जाती है जिनसे उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई हो जाता है। उसमें मोलासिस भी डाला जाता है। मोलासिस क्या होता है अब मैं आपको बता देती हूँ। शुगर केन जो होता है ना, तो शुगर केन आपका जो गन्ना होता है उसको प्रॉपर लाइक उसका गुड़ बनाते हैं हम लोग हमारे गन्ने के जो जूस से। तो गुड़ का लिक्विड फॉर्म एकदम है ना, एकदम जो डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे। सो मोलासिस एकदम गुड़ का एकदम शुगरी लिक्विड होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, काफ़ी डार्क होता है कलर में, डार्क ब्राउन कलर का होता है, जो कि मिल्क जो होता है ना, मिल्क के ईल को बढ़ा देता है, उसको थोड़ा और प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है एक एनिमल की बॉडी में। सो मोलासिस हो गया आपका, एंड ऐसे कई सारे वैल्यू न्यूट्रिएंट रिच जो क्रॉप्स होती है आपकी वो सब यूज़ किए जाते हैं। एंड उनको यूज़ करके आपका एकदम जैसे हमारे यहाँ पे लड्डू बनते हैं ना, कई सारी चीज़ों को हम लोग रोस्ट करके एंड उसका लड्डू बना देते हैं, ड्राई फॉर्मेट को रोस्ट करके उसमें गुड़ मिलाते हैं बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मोलासिस बाइंडिंग के लिए और हेल्थ पर्पस दोनों से यूज़ होता है, हालांकि हमारे लड्डू में भी गुड़ का हेल्थ पर्पस होता है। सो वो जैसे हम हमारे लड्डू को फॉर्म करते हैं ना, एकदम ड्राई प्रोडक्ट्स न्यूट्रिएंट रिच एंड मोलासिस सॉरी गुड फॉर दी बाइंडिंग, सेम है यहाँ पर। बेसिक चारा, उसमें आपके कुछ न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप्स का जो भी चारा बनता है वो, एंड उसके अलावा आपके क्या बोलते हैं मोलासिस, तो वो एकदम बाइंडिंग आ जाती है उसमें। एंड जो एकदम एकदम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कुछ निकलते हैं, मतलब प्रॉपर ऐसे कुछ शेप में होता है वो, पैलेट्स जिनको बोलते हैं। अब आप उसको चाहे किसी भी फॉर्मेट में दो वो मैटर नहीं करता। सो पैलेट्स उसको बेसिकली बोलते हैं, पैलेट्स या पीलेट्स करके उसको कुछ बोलते हैं। एंड बेसिकली वो आप गाय वगैरह को खिलाते हो ओकेजनली, राइट। सो गाँव में तो ये मैंने देखा है काफ़ी कल्चर, क्योंकि लाइक मेरी ननिहाल में ये सब कल्चर पहले से चलता है। कल्चर तो क्या मतलब, वो लोग पहले गाय वगैरह मेरे ननिहाल में रहता था, एंड ये मतलब मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली क्या होता है, बट मेरे नाना जो है वो हर ओकेजनल डेज यानी हर 2 या 3 दिन से कुछ ना गोली गोली जैसे देते थे गाय को। एंड आई डोंट नो क्यों देते थे, मुझे उस टाइम पता नहीं था, बट आज मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ क्यों देते हैं। तो एंड कभी कभी उसको ना उसमें मिक्स करके चारे के अंदर भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है डेली बेसिस पे, तो इट हेल्प्स देम टू ग्रो, एंड वो थोड़ा सा उनकी उसको बढ़ा देता है, लाइक
उनके हेल्थ पर्पसेस को भी ठीक करता है एंड मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है। सो या इसलिए पैलेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। एंड पैलेट्स इज़ लाइक कि आप पनीर रोज़ नहीं खाते हो, एक्सेप्टिंग द जिम हॉलिक्स एंड आपकी, बट एक पनीर जो है बेसिक डाइट में यूज़ होता है। मान लो दाल है, दाल हर कोई रोज़ नहीं खा रहा होता, हम कुछ अलग अलग यूज़ कर रहे होते। सो इट्स लाइक आप मान लो कि आप उसमें ऐड कर रहे हो, right? So that is your pellets. And third product which नर्मदा सेल्स इज मोलासिस। मोलासिस भी लोग सेल करते हैं। मोलासिस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वो गुड़ का एकदम लिक्विडी फॉर्म, शुगर केन का निकला हुआ एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म, एकदम डार्क ब्राउन वाला लिक्विड, सो वो आपका मोलासिस होता है। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है नर्मदा सेल करती है गाय के फीड के लिए, दैट इज योर कैटल फीड, कंपाउंड कैटल फीड, पैलेट्स वाला एकदम पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब क्योंकि वो पाउडर बन गया ना एकदम, आप उसको कोई भी स्ट्रक्चर में बना सकते हो। सो एकदम पतले पतले फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एंड उसको गाय वगैरह को दिया जाता है। एंड थर्ड इज योर मोलासिस। ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स जो है ये मेजरली बनाते हैं एंड सेल करते हैं। ओके, विद दैट अब हम चलेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ जाने का। एक सेकेंड, मैं इनका आप जाओगे ना इनकी पीपीटी, एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको इनकी प्रोडक्ट लाइन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बार वर्बली समझा दिया ना, तो आपको आपके लिए इजी हो जाएगा। कॉटन सीड एंड कॉटन फीड 2 में डिवाइडेड है एंड यहाँ पर या इट्स इजी, अब आपको समझ में आ जाएगा पीपीटी में, क्योंकि पीपीटी में कुछ दिया नहीं है सच खास, तो मे भी आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। अब हम कॉटन सीड को स्टडी करते हैं, कॉटन सीड से कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो कॉटन सीड्स जो है उनमें ना थोड़ा ऑयल प्रेजेंस होता है। कोई भी सीड हो, किसी भी तरह का सीड हो, सब में ना थोड़ा थोड़ा ऑयल होता है, राइट? एंड दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर एनिमल्स बॉडी एंड इट्स ग्रोथ, स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन। देखो इन सबका ना मोटिव है कि हम गाय को ये खिलाएंगे तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? सो ये सब इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये मेजरली मिल्क प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। मोटिव है सबका कि हमारे को हमारी गाय का मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज करना है, दैट इज़ वाई दे फीड ऑल दीज थिंग्स। सो या मतलब इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो ये कैटल इंडस्ट्री जो है ना अंदर से बहुत बहुत बुरी तरीके से ऑपरेट होती है ना? मैं सोच के कई बार ऐसे होता है, मैं बोल भी नहीं सकती, इतना गंदी तरीके से कैटल इंडस्ट्री ऑपरेट होती है। बट एनीवेज ये तो उनको खिलाना है तो खिलाना तो पड़ेगा ही, अगर आपको कुछ चाहिए इन रिटर्न। हाँ, अगर गाय दूध भी ना देना तो उसको उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअल में कैटल इंडस्ट्री में यही होता है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे मार दिया जाता है, टू बी वेरी लाइक ऑनेस्ट। यही है कैटल इंडस्ट्री। एनीवेज जो भी है उनका खाना जो है ये तो इंडस्ट्री बनाएगी, मतलब नर्मदा बनाता है बेसिकली बिजनेस एंड या इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मतलब वही है, बड़ी मतलबी सी है दुनिया एंड बट या इट सीम्स सो ब्लैक एंड डर्टी इंडस्ट्री। एनीवेज मैं इसको कभी और डिस्कस करूँगी आपसे। एंड नेक्स्ट है ये कॉटन सीड वाला आपका जो प्रोडक्ट है। सो इसमें क्या होता है ना कि कॉटन सीड में एक्चुअली बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड ड्यू टू दैट ऑयल कंटेंट वो उसके न्यूट्रिएंट्स को मतलब उसमें रिच फैट्स होते हैं, रिच अच्छे खासे कुछ लाइक जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी मटेरियल्स होते होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब होते हैं। एंड एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना? कॉटन सीड इज क्वाइट चीपर देन द अदर ग्रेट न्यूट्रिएंट्स, सो इट्स लाइक अ सब्सटीट्यूट एंड इसलिए कॉटन सीड को यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं ना, जो कॉटन सीड्स होते हैं उनको लेकर आते हैं एंड वहाँ से ये अभी बाई प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे कॉटन सीड में अब जैसे क्या होगा, उसको ना लोग क्रश करते हैं, एकदम क्रश करते हैं। पहले तो जो कॉटन सीड्स है उसके ऊपर ना कुछ कुछ तरीके से आपके जैसे कॉटन सीड को आपने खोला, सो उसमें क्या होगा ना, छोटे छोटे से आपके वो होंगे एकदम रेशे, रुई के रेशे, कॉटन है ना एंड ऑफ द डे वो, तो वो उसको निकालते हैं, उसको अलग रखते हैं। ओके, अब वो क्या करेंगे ना, कॉटन सीड्स का जो उसका पीछे जो वो बचा है ना ब्लैक वाला पार्ट, वो उसको क्या करेंगे ना क्रश करेंगे। अब उसको क्रश करने के बाद में आपका ऑयल अलग हो जाएगा, जो उसका क्रूड ऑयल निकलेगा वो अलग हो जाएगा, जो थोड़ा सा डर्टी होगा, ऑफ कोर्स स्मेल अच्छी नहीं होगी, सो जो कुछ भी है उसका सीन ऑयल का निकलेगा वो। एंड द सेकेंड थिंग इज योर डी ऑयल्ड केक। जो आपके कॉटन का केक निकलेगा ना, जो उसके बीज को क्रश करने के बाद जो केक निकलेगा, वो यहाँ पे आपका ये काम आएगा गाय वगैरह के। इसको अगेन यूज़ किया जाता है गाय के फीड में। तो
तो इसको ये लोग कंपाउंड कैटल फीड में भी डाल सकते हैं, उसको गाय को ऐसे भी खिला सकते हैं, उसको जैसा भी वो उसको यूज़ करे, बट ये इनका एक मेन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सो कॉटन सीड से ये 3 प्रोडक्ट्स मेजरली निकाल लेते हैं। एक तो उसके जो छोटे छोटे वो हो गए रेशी हो गए, जिसको इन्होंने शायद लिंटर बोला है, इफ आई एम नॉट मिसिंग इट आउट, या लिंटर्स। सो ये क्या करते हैं ना, उसके कॉटन लिंटर्स निकालते हैं एंड उसको क्या करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में भेज देते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे रेशे होते हैं कि आप उससे कपड़ा वगैरह नहीं बना सकते हो, एंड बहुत ही नाजुक एकदम। ये कॉटन सीड को तब लेते हैं जब वो खिल नहीं गया हो कॉटन सीड, एंड उसके जो रेशे होते हैं ना एकदम मिल्की मिल्की से, एकदम पतले पतले से होते हैं, एंड उनमें बहुत ज़्यादा कुछ सब्सटेंस होता है जैसे वो बहुत स्टिकी होते हैं, एंड उसको क्लीन करने की बहुत नीड होती है। सो उसको ये फार्मा इंडस्ट्री में भेज देते हैं। एंड इफ़ यू नो द कॉटन जो यूज़ होती है बैंडेज जिससे बनती है, जो गॉज जिसको बोलते हैं, है ना, वो सब फार्मा में ये लोग यूज़ लेते हैं उसका। सो उसको कभी ऐसे भी भेजा जाता है, ब्लीच करके भी भेजा जाता है, तो वो इनका बाई प्रोडक्ट हो गया। एंड ये एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में मेजरली यही 2 प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एक तो आपके कॉटन सीड के जो बाई प्रोडक्ट हो गए, जो आपका ऑयल हो गया, एंड एक जो आपके लिंटर्स हो गए, कॉटन के लिंटर्स हो गए। सो ये उसको सेल करते हैं इन दी एक्सपोर्ट मार्केट, एंड डोमेस्टिक मार्केट में मेजरली अपना कैटल फीड वगैरह सेल करते हैं। सो यस, दीज आर 2 मेजर कैटेगरीज जहाँ पे, एंड इसका यूज पेपर एंड सेल्यूलोज इंडस्ट्री में भी होता है ना। एंड पेपर वाली इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री हो गई, एंड योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सी इसमें ये सब उसको कॉटन जो आपके लिंटर्स निकले ना उसको बेच देते हैं। सो यस, सो दिस इज हाउ दे ऑपरेट्स, एंड आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, एंड प्रोसेस वगैरह तो क्या ही है। मतलब प्रोसेस इज लाइक मेजरली आपका कटिंग हो गया, एंड उसको जो भी है उसको फॉर्मेट में डालना हो गया, ये सब कुछ हो गया। सो इट्स वेरी ईजी एनीवेज, राइट। सो बहुत ज़्यादा कुछ टफ इंडस्ट्री है नहीं, कुछ टफ बिजनेस है नहीं, बेसिक गाय का चारा, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स की। सो द मेन थिंग इज कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ है डेयरी में। मैं ये चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी, गाय अगर किसी के घर में है ना, तो वो है ही इसलिए कि वो दूध देगी। अगर जिस दिन से वो दूध देना बंद कर देना, उसकी वैल्यू लगभग ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही 100 में से कोई 1 या 2 इंसान ऐसे होंगे जो उस गाय को रखेंगे, उसके दूध के प्रोडक्शन ना मिलने के बाद भी। वो एक अलग कहानी है कि उनको जो भी होगा, मतलब वो फील करते होंगे कुछ ना कुछ अपने एनिमल के लिए। बट मेजरली गाय जो है वो एक फैक्ट्री है ना, उसको एज अ फैक्ट्री रखा जाता है जहाँ पे भी रखा जाता है। सो मेजर आप देखो, गाय को खाना भी तब खिलाया जाएगा अगर वो दूध निकालेगी। यही है कैटल फीड इंडस्ट्री, जो मैं आपको पहले बोल चुकी थी। एंड आपको ऐसा नहीं है कि भाई गाय बढ़ रही है तो लाइफ स्टॉक की भी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। हाँ ये ज़रूर है कि गाय को खिलाने के लिए आप बेसिक बेसिक उसका जो चारा है वो तो डालते रहोगे, या फिर अगर नहीं भी डालोगे ना तो ज़रूरी नहीं हर कोई गाय पालता ही है। गाय बाहर से फिर वो मतलब जो पाल रहे हैं वही खरीदेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो पालेंगे सिर्फ तभी जब उसके लिए वो आपको मिल्क बना करके दे रही है, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो आपको इसका रेजोनेशन मिल्क करना है मिल्क इंडस्ट्री के साथ में कि भाई मिल्क इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। मिल्क इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि भाई कितना ग्रोथ है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मिल्क की जो ग्रोथ है ना, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी ग्रोथ है। मुझे ये चीज़ बताओ, कोविड में कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में दूध नहीं आ रहा है? हाँ, बीच के कुछ दिन या बीच के कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जब डिमांड या फिर सप्लाई थोड़ी कम हो गई हो, बट मेजरली सब के घरों में दूध आ रहा था, सबके घरों में चाय बन रही थी, सबके बच्चे घर में दूध पी रहे थे। सो ये एक ऐसी डिमांड है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एक स्ट्रक्चर है इस डिमांड में। कभी भी ऐसा नहीं है कि साइक्लिकल है या फिर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ आना रुक जाएगी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई गाय ही अगर नहीं होगी तो वो दूध नहीं बन पाएगा कभी, ये एक बात ज़रूर है। बट मिल्क का जो डिमांड है इट इज़ राइजिंग डे बाय डे, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स इतने बन गए हैं आजकल, एंड मतलब लोग आजकल थोड़े से अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड सेवरल काइंड ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, राइट। सो हर कोई इसको लेता है, हर कोई कंज्यूम कर रहा है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जब से पैदा हुए ना एज इंडियंस, हमने कुछ भी छकने से पहले हमने पानी को पहले नहीं पिया, हमने पहले दूध पिया है। हम लोगों ने पैदा होते से ही दूध पहले पिया है।
छोटा बच्चा होता है, उसको दूध पिलाया जाता है जैसे ही वो पैदा हो रहा है। सो हमारा जो कनेक्शन है ना, दूध इज़ अ वेरी प्योर चीज़, उसको कभी भी फेंका नहीं जाता। ये चीज़ नोटिस करना। ऐसा हुआ कि दूध बच गया फेंक दो। पानी कई बार होता है यार, ग्लास में पानी नहीं है, पानी कम हो गया, मतलब सॉरी पानी पड़ा है ग्लास में, पी नहीं रहा है कोई, चलो फेंक दिया, उसको घास में डाल दिया, ये होता है। दूध के साथ हुआ क्या कभी कि यार आज घर में दूध बच गया, 1 किलो बच गया, एक्स्ट्रा है, चलो फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको हम यूज़ कर लेते हैं, उसका खीर बन जाएगा, उससे कोई मिठाई बन जाएगी, उससे कुछ पनीर बन जाएगा, या कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। एंड ये अच्छी चीज़ है कि दूध को आप कई सारे फॉर्मेट्स में यूज़ कर सकते हो, कई सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। उससे आप चाय बनाओगे, उसी से आप कॉफ़ी बनाओगे, उसी से आप पता नहीं क्या 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 बनाओगे। एंड इंडियन रेसिपी तो इतनी तगड़ी तगड़ी है, मतलब कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ना, हाँ दही तो मैं भूल ही गई, दही हो गया, क्रीम हो गया, ये सारी चीज़ें हमको दूध से मिलती है। एंड योर वे प्रोटीन ऑफकोर्स वो भी दूध से आ रहा है। सो इसका डिमांड ख़त्म नहीं हो रहा है। मिल्क जो है, डायरेक्ट कंजप्शन मिल्क का थोड़ा सा भी ना अवेयर हो गए लोग कि देखो मिल्क अगर डायरेक्टली पियोगे तो आपका लैक्टोज इंटॉलरेंट आप हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाएगा, आपको एक्ने होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे बोला जाता है, थोड़ा सा मैं मिल्क कंज्यूम करती हूँ तो समटाइम्स मुझे ऐसा बोला जाता है कि मिल्क कंज्यूम मत करो, तुम्हें एक्ने होगा, तुम्हें वो होगा, ये होगा। तो लॉट ऑफ साइंस इज देयर, एंड उस वजह से आपके खाने पीने में कई सारी रोक टोक लगाई जा रही है, एंड लोग उसको फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा वीगनिज्म बढ़ गया है, एंड दैट लाइक वो आपको बताते हैं कि हाँ थोड़ा सा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बट एक चीज़ समझो, अगर कोई इंसान है, अगर उसको बोला गया कि आप दूध ना पियो, आप दूध दूध पीना छोड़ दो, तो आप जिम वगैरह जाओ, आप ये सब करो, वो क्या करेगा ना, दूध छोड़ देगा, लेकिन वो प्रोटीन पे आ जाएगा, वे प्रोटीन पे आ जाएगा। अरे वो भी तो दूध से ही बन रहा है। सो ये तो दिमाग लगाओ। एंड एक ही चीज़ है, मतलब उसके फॉर्मेट्स अलग अलग है, आप उसको कई अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे इट्स मिल्क ओनली। एंड द सेकेंड थिंग, वी एज अ इंडियन ड्रिंक आफ्टर वाटर इज मिल्क। तो मिल्क का डिमांड कहीं भी खत्म होता मुझे नज़र नहीं आया कि भाई मिल्क अब तो देखना ही बंद हो गया, विलुप्त होता जा रहा है, ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं आज तक। एंड एक सिंपल सी चीज़ है कि एक हमको नेचर से मिलता है, एंड इसको हर कोई कंज्यूम कर रहा है, चाहे चाय के फॉर्म में हो, कॉफ़ी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये है वो है जो कुछ भी है, इसका डिमांड कभी खत्म नहीं हो रहा। इट्स अ स्ट्रक्चरल डिमांड, एंड ये आएगा कहाँ से? गाय से, भैंस हो गए, या फिर आपकी जो बकरियां हो गई, मेजरली वहाँ से आता है। सो एंड इसका सोर्स वो है तो उनको खिलाना अच्छा पड़ेगा, तभी आपका मिल्क का कंजम्पशन बढ़ेगा। सो यस, इट इज़ लाइक, हाँ इट्स अ चेन ऑफ सप्लाई, राइट? सो या, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली बाय द वे, राइट? इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज़ वाई वी आर द मोस्ट डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, उससे डायबिटीज़ हो रहा है, नहीं। डायबिटीज़ का रीज़न अकेला दूध नहीं है, उसका कंज्यूम करने का तरीका। हमें दूध पिलाया जाता है रात के एंड पे कि भैया अब ना दिन खत्म हो गया, अब तुम दूध पी लो और अब तुम सो जाओ। आई डोंट नो साइंटिफिकली वो सही है कि नहीं, बट जितना मैंने पढ़ा है, दूध का कंजम्पशन आपके डे में होना चाहिए, मतलब दिन भर में होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं ना, हम दूध में भर भर के शक्कर डाल के पी रहे होते हैं। इसके अलावा दूध से ज़्यादा मिठाई कंज्यूम कर रहे होते हैं, है ना? सो मिठाई वगैरह कंज्यूम करने के चक्कर में वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ बैड थिंग। बट ये है कि दूध की अकेले गलती नहीं है, जो दूध को बदनाम किया गया इतना, उतनी तो गलती नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दूध तो सारे देश पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह दूध यूज हो रहा है। तो यस, एंड वी आर द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा एक चीज़ और आप समझना, जिनके पास में भी गाय वगैरह है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, गाय वगैरह है तो वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर एक गाय ऑन एन एवरेज आई थिंक 3 से 4 किलो दूध देती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट लगभग इतना दूध देती है। तो द थिंग इज कि दे आर नॉट सेइंग कि यार हमको ना वो बढ़ाना है कि भाई हमको ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करना है तो चलो 5-6 गाय और लिया। उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है ना, हर एक गाय को खिलाना एंड ऑल, वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका रहना, वो सब कुछ केयर एंड ऑल। तो द थिंग इज कि लोग आजकल ना थोड़े से, मतलब एक गाय की यूटिलाइजेशन बढ़ाओ, यानी उसको अच्छा खिलाओ ताकि वो 4 की जगह 4.5 किलो दूध दे, या फिर 4 की जगह 5 किलो दूध दे, है ना? आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो मत बोलना कि गाय इतना नंबर देती है, इतना कैसे देगी दूध, मैं अजम्पशन बता रही हूँ। सो वो ना देखते हैं कि भाई क्वालिटी मोर ओवर क्वांटिटी,
कि भाई हम एक ही गाय का अगर आधा आधा किलो बढ़ाएंगे तो हमारे पास में 10 गाय है, आधा आधा किलो हम बढ़ाएंगे तो 5 किलो हमारा ऐसे ही बढ़ गया, है ना। तो दे आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, एंड उसकी वजह से वो उसको हाई प्रोडक्ट खिलाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट खिलाएंगे जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, एंड जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो ये एक चेंज आया है अभी इस इंडस्ट्री में। एंड एक जो अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में दिखी वो ये है, अभी इनका जो यूटिलाइजेशन है ना वो 50% पे है, ये कंपनी है ना, ऑलमोस्ट 50% इनका यूटिलाइजेशन है। बाकी जो इनका पर पर ईयर ही कितना प्रोड्यूस करते हैं वो आपको कॉन कॉल में पता चल जाएगा। हालांकि कॉन कॉल करती कंपनी बहुत बड़ी बात है, छोटी सी कंपनी है, 2 कॉन कॉल इनके अभी तक है, एंड कॉन कॉल तो बहुत ही शानदार है। तो आपको कॉन कॉल से काफ़ी और जानकारी मिलेगी, एंड 50% पे लगभग ये कंपनी अभी काम करी है। सो दैट मीन्स 50% खाली है। 50% जो खाली है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कि अभी 50% को भरने के लिए अपने कंजम्पशन मतलब वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, एंड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, और जो भी करेंगे तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज करेंगे, एंड डिमांड को इंक्रीज करने के चलते उनका 50% अभी बाकी है। 50% अभी जब भरेगा वो जब कंपनी का पूरा इंक्रीज होगा यूटिलाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, राइट। सो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, वैल्यू एडेड फीड कंपनी बना रही है, वो कॉटन सीड वाला, एंड जो आपका कंपाउंड कैटल फीड है वो कंपनी बना रही है, राइट। सो उसका डिमांड एक्चुअल में ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी जो जिनके पास में गाय है, जिसके पास में जो भी एनिमल्स है, उनका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है कि भाई एक गाय को हम मतलब उस गाय का जो यूटिलाइजेशन है वो हम बढ़ाए, रादर देन ब्रिंगिंग मोर 5 और न्यू एनिमल्स इन आर लाइक जो भी आपका हर्ड है उसमें। तो नए गाय लाने के बजाय हम हर एक गाय का थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, उससे हमारा वैल्यू ग्रोथ पे लोग आजकल फोकस करें, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। एंड इसीलिए उनको खिलाना क्या पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स, एंड इसीलिए यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो इन्होंने बोला, वो कॉटन लिंटर्स हो गए, एंड जो ऑयल हो गया उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, ग्लोबल डिमांड। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है, एंड उससे क्या होता है ना, आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क जो है कम हो जाता है। कभी इंडिया में अगर डिमांड कम है तो आप ये चीज़ से थोड़ा सा अपना बढ़ा सकते हो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हो जाता है, बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट। एंड इनके पास में एक और चीज़ है जो मुझे लगी इस बिजनेस के बारे में, इनके पास में ना प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेंथ है। मतलब कि इनके पास में वो लाइक इन्वेंट्री को कब खरीदना है कब बेचना है, एनी बफर स्टॉक कर सकते हैं, एक बार में कई सारा स्टॉक खरीद के रख सकते हैं। अगर इनको पता है कि हाँ भाई इस साल मतलब मिल्क का डिमांड ऐसे तो जा ही नहीं रहा है ना, इट कैन बी लाइक दिस बट इट्स ओवरऑल बिकमिंग लाइक हायर 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 ही जाता जा रहा है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है कहीं से भी, उसके फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, एंड जनता बढ़ रही है। सो हर कोई दूध तो कंज्यूम करता ही है एज इंडियंस, एंड द थिंग इज कि हाँ उसमें मेजरली आपका जो स्टॉक है ये लोग एक बार में खरीद के रख सकते हैं साल भर का, क्योंकि रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है। इसका इफेक्ट आपको कौन कौन में पता चलेगा कि कौन कौन में कैसे उनके रेवेन्यूज थोड़े से सेक्रीफाइस हो गए थे, एंड उन्होंने वोलेटिलिटी को कैसे फेस किया। सो या एंड ये इजीली क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को बफर स्टॉकिंग कर सकते हैं, एक बार में काफ़ी सारा स्टॉक उठा सकते हैं, एंड जब आपकी प्राइस रिड्यूस होगी तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मेजरली प्री बुक कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को। So right, so these are all the things which were reacting as a revenue growth drivers. And now let's discuss the challenges and risk which this company gonna face if in like low situations. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल अगेन आपका, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स पे, बारिश हो गया, क्लाइमेट हो गया, उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इनके रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, खेतों से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे। सो एग्रीकल्चर तो ना कई बार अरे यार इस बार ना ये फसल कम हुई, इस बार ये फसल का नुकसान हो गया, वो हो गया, ये हो गया। सो उस चक्कर में इनके पास में ना कभी कभी प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं रॉ मटेरियल के, एंड दैट इज़ वाई इनको कई कई बार एकदम सडन प्राइस हाइक भी जो है फेस करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स फिर वो वही है, प्राइस आपके प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, एंड वो ओवरऑल आपकी सप्लाई को ख़राब कर देता है। सो या
इसके अलावा लो मार्जिन है थोड़ा सा, क्योंकि मेजर जो आपका प्रोडक्ट बिकेगा वो आपका नॉर्मल फीड होगा। ओके, हाँ इनके पास में स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये B2B बिजनेस में है, B2B बिजनेस में आपके मार्जिन वैसे ही कम होते हैं, है ना, जितने रिटेलर्स के पास में होते हैं। बट ये है कि एक प्रॉक्सी है, ये एक कंपनी को नहीं 50 कंपनी को बेच सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड अब भले आप उस चारे से आगे कुछ भी बनाओ, आप भले उसको कुछ और बना के गाय को दे दो, तो वो भी कर सकते हैं, राइट। एंड लो मार्जिन है, थोड़ा सा कमोडिटी वाला बिजनेस आ जाता है। एंड वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा है, आपको इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपको उधारी पे चलेगा पूरा का पूरा धंधा। एंड थोड़ा सा गाँव में ऑपरेट होता है, तो दैट इज़ वाई उधारी ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाती है। एंड कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है। सो वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो थोड़ा प्रेशर में रहता है। एंड डिपेंडेंस है पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे, मतलब ये भी आगे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल में प्राइस वोलेटिलिटी वाला पॉइंट अगेन आ जाता है, अगर आपका इस बार खेती अच्छी नहीं हुई, मानसून अच्छे नहीं हुए, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑटोमेटिकली चीज़ें खराब कर देते हैं, राइट। एंड सबसे बड़ा इनका पार्ट कॉटन का भी है, तो उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सो यार दीज वर ऑल द थिंग एज अ बिजनेस आई थॉट कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड एज अ स्टॉक, क्योंकि थोड़ा सा भी बहुत ही छोटा स्टॉक है एंड कंपनी बहुत ही छोटी है, 100 करोड़ की है सिर्फ और सिर्फ। सो वोलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, हाई रिस्क भी है, जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क। तो या दैट इज़ वाई लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर रिगार्डिंग द वोलेटिलिटी। एनीवेज मैं तो छोटे छोटे माइक्रो कैप में ही लगाती हूँ ज़्यादातर, अपना इन्वेस्टमेंट मेरा उसी में करती हूँ। ये मेरा फिलॉसफी है या फिर मेरा तरीका है, आपको देखना है, अगर आपको नहीं लगाना है ऐसी कंपनीज में तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप बिजनेस एक बार पढ़ो, है ना। कंपनी में लगाना ही नहीं लगाना वो सारी बात की बात में, बट एक बार बिजनेस को पढ़ना एंड समझना हाउ दिस इंडस्ट्री इवन वर्क्स, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन ये तो चलो ठीक है हो जाता है अपने आप, बट मेन थिंग इज़ दी रीडिंग एंड लर्निंग आउट ऑफ दैट, राइट। सो नाउ वी गोना डिस्कस थोड़ा सा अबाउट द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है। तो इंडिया का जो फीड इंडस्ट्री, एनिमल फीड इंडस्ट्री, वो कहाँ जाएगा। मार्केट साइज अभी लगभग 2024-2025 में लगभग 1.1 ट्रिलियन रुपीस का रहा। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 2030 तक लगभग 2.0 ऑलमोस्ट 2+ ट्रिलियन का हो जाएगा, यानी कि डबल हो गई जस्ट ग्रोथ। अगर आप देख रहे हो अभी 1 ट्रिलियन है, देन नेक्स्ट अगले 5 साल में लगभग 2 ट्रिलियन का लगभग हो जाएगा। सो दैट इज योर 5 ईयर ऑफ ग्रोथ। एंड यहाँ पर आपको कैगर दिखेगा 6 to 7% का अप्रॉक्स, राइट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। एंड डिमांड ड्राइवर्स क्या होंगे, मेजरली आपका मिल्क कंजम्पशन होगा, डेयरी फार्मिंग जो है ऑर्गेनाइज होती जा रही है, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज डेयरी फार्मिंग आजकल थोड़ा बढ़ गया है एंड ये एक सबसे बड़ा डिमांड फैक्टर हो सकता है। एंड गवर्नमेंट जो है लाइफ स्टॉक, जो भी आपके छोटे मोटे ये है ना, जो भी गाय रखते हैं और ये जो कुछ भी है, तो इनको लाइफ स्टॉक के लिए सपोर्ट करती है, स्कीम्स निकालती है, सब्सिडीज निकालती है। सो वो एक अच्छा चीज़ है। एंड फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, हर्ड साइज को इंक्रीज करने से ज़्यादा कि भाई आज मेरे पास 10 गाय, मैं 50 गाय करूँगा, तो वो चीज़ करने से बेटर है कि वो एक ही गाय की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, तो ये एक चीज़ है, राइट। एंड इंडिया कॉटन सीड में भी सबसे टॉप पर है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो मेरे को अभी पता चली। इंडिया जो है कॉटन सीड में भी सबसे ऊपर है, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, एंड ये ऑटोमेटिकली कॉटन का काम कर ही रहे, सो वहाँ से भी इनको अच्छा लेवरेज है। एंड एक और चीज़ आपको अगर पता है, नहीं पता है, मतलब पता तो होगी ही, एज इंडियन आपको चीज़ पता होगी कि हम लोग मेजरली खाद का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, है ना। गाय का जो गोबर होता है बहुत ही शानदार तरीका का खाद होता है, जो कि हमारी जो भी फसल है उसको एक अलग ही तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है। सो मतलब गाय से आपको मेजरली से तो हर तरीके से फ़ायदे हैं, बट एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको काउ डंग जो मिलता है दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। एंड सीधी सी बात है, जितना अच्छा खिलाएंगे उतना ही अच्छा तो निकालेगी गाय। सो फीडिंग देम ग्रेट न्यूट्रिएंट रिच फूड इज ऑलवेज गुड, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से नर्मदा इज प्लेइंग गुड एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे एकदम ठीक से अलाइन होता है, इन ऑलरेडी वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। सो ये अच्छी चीज़ है। अगर ये सिर्फ एक बेसिक वो पशु आहार वाला बिजनेस होता ना, तो उसमें कोई मोट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हालांकि मोट तो इसमें भी नहीं है, बट द थिंग इज कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये भी चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, हर दूसरा तीसरा गाँव में आपको ये मिल जाएगा,
बट द थिंग इज कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्वालिटी वाइज कर रहे हैं। अब क्वालिटी वाइज क्यों कर रहे हैं मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने थोड़ी ना कोई इनका प्रोडक्ट खरीदा है, ये आपको कौन कौन में पता चलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वालिटी पे काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड दैट इज़ वाई वो क्लाइंट स्टिकनेस वहाँ पर है, राइट। सो यार दिस इज नर्मदा एग्रोबेस एंड बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही नेसेसरी बिजनेस मॉडल है। इफेक्टिव तरीके से लोग काम कर रहे हैं। छोटी कंपनी है, 100 करोड़ की एकदम छोटू सी कंपनी है, बट या इट हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ये लोग ऐड करते जा रहे हैं एंड दैट मेक्स मी इवन मोर बुलिश ओवर दिस बिजनेस, राइट। सो या बाकी हम कौन कॉल में मिलेंगे, कौन कॉल समझेंगे कैसे ये लोग करने वाले हैं अपना, लाइक क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, हमको कौन कॉल में पता चलेगा। सो आई सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू रिसर्च। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन लीव इन कमेंट्स। थैंक यू।